नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी 4 दिवसीय जापान यात्रा से लौटे हैं, जहां मध्य प्रदेश में उनका जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जापान दौरे को काफी सफल बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने निवेश की दृष्टि से बड़ा अभियान चलाया है और आने वाले समय में आर्थिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व 10 वर्ष पहले भारत विश्व में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 11वें नंबर पर था। अब भारत विश्व में 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है और इसके आगे बढ़ाने का भारत का प्रयास भी है। राष्ट्र के इन प्रयासों में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान देगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जापान के साथ आर्थिक संबंधों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया। इन प्रयासों का लाभ हमारे देश को मिल रहा है। सीएम ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जापान के सहयोग से मध्य प्रदेश में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, जिससे मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं और हमें सभी में विकास करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पूर्व वर्षों के प्रयासों से मध्य प्रदेश को काफी महत्व मिला। जापान यात्रा के दौरान भी हमें काफी महत्व मिला। अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वे भोपाल की 24 और 25 फरवरी को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आमंत्रण देने जापान गए थे, लेकिन उन्हें निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने का कार्य करेंगे और जापान के सहयोग से मध्य प्रदेश को आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बनाएंगे। 24 और 25 फरवरी इन 2 दिनों में मध्य प्रदेश में निवेश का नया अध्याय लिखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरिमामयी उपस्थिति में देश के हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश दुनिया के प्रमुख उद्योगपति और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। आगामी GIS में निवेश के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस एवं हेल्थ केयर, कृषि, खाद्य और डेयरी प्रसंस्करण, फिनटेक, IT, ITES, ESDM, रोबोटिक्स, इकोसिस्टम, EV, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, खनन एवं खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, पर्यटन, शहरी परिवहन एवं औद्योगिक अधोसंरचना शामिल है। आप जिस भी क्षेत्र में निवेश करेंगे तो उपलब्धियां विशेष ही मिलेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में वह सब कुछ है जो आपके उद्योग को सफल बनाने के साथ ही उन्नति के और भी नए द्वार खोलता है। इस फरवरी में होने वाला GIS 2025 का आयोजन निश्चित ही बम्पर निवेश लाने समेत प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देगा। हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी 4 प्रमुख विभागीय सम्मेलन हम करने वाले हैं, जिसमें खास करके विभागीय समिट में IT, एनर्जी, टूरिज्म, MSME, विशेष प्रवासी सत्र, सेक्टोरल सेशन, बायर सेलर मीट इत्यादि होने वाली है। ऑटो और टेक्सटाइल एक्सपो के साथ नवीन तकनीक का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। तैयारी राज्य स्तर पे काफी अच्छी हम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो एक तरह से चारों क्षेत्रों से ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, विंध्य, मालवा, निमाड़ और मध्य भारत, ये चारों क्षेत्रों से पर्याप्त रूप से हमारे प्रदेश के अंदर ये निवेश का जो मौका मिलेगा वो पूरे तौर पे राज्य के हितकारी रहे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसी को पूरा करने के लिए आपकी जानकारी के लिए मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, कलकत्ता में हम इसके रोड शो कर चुके हैं और उसी सिलसिले में UK, जर्मनी के बाद अभी जापान की हमारी यात्रा रही है। हर जगह से जो रिस्पांस आया वो बहुत अच्छा आया। तो अब वक्त है आगे बढ़ने का। भोपाल आइए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लीजिए, भविष्य की सफलता का हिस्सा बनिए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारा मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से एक बड़ी ताकत बनेगी। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना की दृष्टि से हमने सबको पीछे छोड़ा है। हम प्रदेश को जितना आगे ले जाना चाहते हैं उतना आगे ले जाएंगे। तो औद्योगिक निवेश आने की बात हो रही है। जापान से लौटे हैं और जाहिर तौर पर ये जो एक प्रयास है आने वाले समय में मध्य प्रदेश को एक और कहते हैं एक स्टेप और आगे निवेश की दृष्टि से एमपी को नंबर 1 बनाना है, इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन जो एक साकार करना है, उसको लेकर तमाम प्रयास मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर रही है। हमने जो संकल्प लिया है कि 5 साल के अंदर हमारा बजट डबल कर देंगे, निश्चित रूप से वो होगा। और जिस प्रकार से आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की ताकत बनेगी, अभी 2 दिन पहले एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ और हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से सबसे ज्यादा स्थायी प्रकार के निर्माण करके अपने राज्य को आगे बढ़ाने वाले देश के सभी राज्यों के अंदर जो सूची का प्रकाशन हुआ, मुझे इस बात का गर्व है कि अधोसंरचना के मामले में सबसे नंबर 1 का स्थान अपन मध्य प्रदेश अभी पा गए हैं, जिसके आधार पर हमारी सबसे तेज गति से प्रगति हो रही है। हमने महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक उधर से बड़े बड़े राज्यों को बीट किया, सबको पीछे छोड़ा। भगवान करेगा और इस प्रकार से अपना प्रदेश बढ़ता जाए। आज आपके माध्यम से मैं मान के चलता हूँ कि मैं अकेला नहीं गया हूँ, ये मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि होने के नाते से मैं गया हूँ। तो ये आप सबका प्रेम गया, आपका हमारा एक दूसरे का ये सपना कि हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश को और ऊपर से ऊपर जहां तक ले जा सकते माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ले जाने के लिए सफल रहे। चलिए, तो जापान दौरे से वापसी के बाद जिस तरीके से भोपाल पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका स्वागत भी हुआ और उन्होंने कहा है कि आप सभी द्वारा आत्मीय स्वागत से वो अभिभूत हैं। उन्होंने बहुत सुखद एक इस एहसास को बताया है कि सफल दौरे में जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए गहरी रुचि दिखाई है और निवेश से मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक के कारण जापान भारत के नजदीक अनुभव करता है। तो जाहिर तौर पर भारत जापान को एक कनेक्ट करने की जो बातें हैं, संस्कृति की लिहाज से भी मुझे लगता है जब वो दौरे पर थे बहुत सारा एक कनेक्शन निकालने की कोशिश की गई है और निवेश की दृष्टि से तो जाहिर तौर पर ये जो इनकी यात्रा थी वो काफ़ी सफल भी मानी जा रही है, क्योंकि एमपी को नंबर 1 बनाना है तो बहुत सारी चीज़ों में आगे जो एक निवेश या कहते हैं कि जो चीज़ें लेकर आए हैं वो एक फ्रूटफुल होगी मध्य प्रदेश के लिए। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सतेन जैन। सतेन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सिद्धार्थ सिंह रजावत। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सतेन जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सतेन जी, बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा, जापान यात्रा से आते हैं, निवेश की बात होती है और 24-25 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसको लेकर भी लगातार जो तैयारियां हैं और जो उद्योगपति हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, मध्य प्रदेश एमपी नंबर 1 बनाना और मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन एक बनाने की जो चाह है, ये आना और इसको काम करना अपने आप में बहुत सार्थक और सफल है, बहुत अच्छा है। कैसे इसको करेंगे, क्या और प्लानिंग्स हैं और क्या मानते हैं कितना ये सफल होगा मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, जापान उद्यमशीलता का क्षेत्र में एक बड़ा देश है और शुरू के 5 टॉप 5 कंट्रीज में जापान भी आता है अर्थशास्त्र की दृष्टि से और उनका पर कैपिटा इनकम भी काफी ज्यादा है और बहुत अच्छा उद्यमशीलता का पर्याय भी है जापान। और जापान के अंदर कर्म की बहुत पूजा होती है, तो निसंदेह जापान के साथ भारत के टाइज भी बहुत अच्छे हैं। जापान और भारत मिलकर के बहुत सारे क्षेत्र में हमारे राज्य और जापान मिलकर के अनेक क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। तो जापान ने जिस प्रकार से हमारी मेट्रो जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको फंडिंग भी की हुई है, मेट्रो रेल को, तो ये जो दौरा है ये बड़ा सफल रहा है। जिस प्रकार से पैनासोनिक और ब्रिजस्टोन कंपनीज के जो जब शीर्ष प्रतिनिधि अधिकारी वहां से मिले, मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई,
जेट्रो करके एक जो संस्था है, जापान एक्सपोर्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जीका, जापान इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जीका, तो इनके अधिकारियों, इन लोगों से जो मिले हैं, एसोसिएशन जो वहाँ की इंडस्ट्रीज का समूह है जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज का एक उद्यमशीलता का पर्याय है, पूर्व सबसे मुख्यमंत्री जी मिले और फ्रेमवर्क एक बनाया गया, उनको निमंत्रित भी किया गया है कि इन्वेस्टर समिट जो हो रही है 24-25 फरवरी को, उसमें आए, और उसमें निसंदेह वो आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए वो इच्छुक भी हैं। तो जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट, अगर मध्य प्रदेश में देखिए इन्वेस्टमेंट आता है तो ये लॉन्ग टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है, 1 रुपये निवेश अगर होता है तो लॉन्ग टर्म में वो 8 रुपये तक का लाभ देता है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। तो अगर औद्योगिक निवेश आएगा तो एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जिस प्रकार से हमने इस मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अगर अहर्निशम पुरुषार्थ किया है या उद्योगों का जो जाल बिछाने का काम किया है, तो वह परिलक्षित भी होता है, क्योंकि जहां हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर -0.6% थी, और आज वह विकास दर 24% के ऊपर है। और जो निवेश कुछ भी नहीं था हमारे मध्य प्रदेश में, वह निवेश आज लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का निवेश इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आ चुका है, धरातल पर आ चुका है, काम हो रहा है। जहां 1 दर्जन औद्योगिक क्षेत्र नहीं होते थे मध्य प्रदेश में, आज लगभग 5 सैकड़ा औद्योगिक क्षेत्र हैं, और उनमें जो SEZs हैं या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, तो ये सारे औद्योगिक क्षेत्र बनाए, और वहाँ औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ के रोड, बिजली, पानी, वहाँ के लिए जो आधारभूत संरचना है वो अभी समुन्नत की गई है, और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो निसंदेह जो, और हम चाहते भी हैं कि हमारे जो औद्योगिक निवेश है जो अभी 4 लाख करोड़ के आसपास का है, हम लक्ष्य लेके चलते हैं कि आने वाले समय में हम 20 लाख करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश अगर हो जाता है मध्य प्रदेश में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सत्येंद्र जी, 1 सेकंड में बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। सिद्धार्थ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, सुन रहा हूँ मैं। सिद्धार्थ जी, बड़ी उम्मीदें और विश्वास के साथ कहा जा रहा है कि आएगा औद्योगिक निवेश और फले फूलेगा मध्य प्रदेश। ये यात्रा, फिर उनका आना, स्वागत होना, इस बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी हैं। किस तरह से कांग्रेस इसे लेती है, और मध्य प्रदेश की यदि ग्रोथ की जहां तक बात है तो कितना इसे वाकई फलता फूलता आप देख पा रहे हैं? राखी जी, क्षमा चाहता हूँ, टीवी चैनलों पे मैंने एक ऐड देखा था, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। पर अब मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अजब हैं और गजब हैं। आपने देखा होगा, मैं पूर्व में भी काफी आपके चैनल पे बैठा हूँ डिबेट में, और मैंने बोला था कि जिस समय उमा भारती जी आई थी, उन्होंने बोला था विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? विकसित मध्य प्रदेश बना क्या? फिर शिवराज जी आए, उन्होंने बोला कि हम इसको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। बना क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? फिर आखिरी समय बोले स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो मेरे को तो तीनों दिखे नहीं, और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ चले थे आज से 10 साल पहले बुलेट ट्रेन लेके जापान से, वो आज तक पहुंची नहीं है। और अभी बात कर रहे हैं सत्येंद्र जी के मेट्रो में इन्वेस्टमेंट किया है। अरे भाई, मेट्रो तो कांग्रेस के शासनकाल में आई थी, जिसका फीता आपने काटा है। अब रही बात, अभी ये कुछ GDP की दरें बता रहे थे राखी जी, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि सीतारमन जी ने अभी एक दस्तावेज जो संसद में पेश किया है, तो वो एक सप्लीमेंट्री कॉपी मैंने भी निकाली है। उसमें उन्होंने बोला है कि विगत 4 साल में सबसे ज्यादा 6.3 दर रह गई है, जो कि एक चिंताजनक है। और अभी बात कर रहे थे 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मध्य प्रदेश के लिए। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं सत्येंद्र जी को कि सत्येंद्र जी, 2,75,000 करोड़ का तो सिर्फ कर्जा है मध्य प्रदेश पे। और जो बच्चे 5 साल के थे वो आज 27-28 साल के हो गए, आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। हाँ, एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये बड़ी संभावनाओं का प्रदेश है, ये देश का हृदय है मध्य प्रदेश, और इससे 5-6 राज्य की सीमाएं घिरी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि टीकमगढ़, छतरपुर और पृथ्वीपुर इधर से बड़ी मात्रा में पलायन करके लेबर आज बाहर जा रही है काम करने। आप संभावनाएं तलाश रहे हैं विदेश जाके, पर यहाँ पे जो भी है रोजगार दे नहीं पा रहे, बेरोजगार परेशान है। आए दिन भोपाल की सीमाएं नापते हैं, वो कहीं ना कहीं वो किलोमीटरों में पैदल चल के आते हैं और 70 किलोमीटर पहले उनको अरेस्ट करके वापस भेज दिया जाता है। तो जो बात कर रहे हैं, अगर देखिए कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। या तो पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी झूठ बोल रहे थे
कि वो इन्होंने इतना स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया है। और अभी 1.5 साल में इन्होंने ऐसा कौन सा जादू किया है कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो गया है। तो मेरे को तो ये पूरी बात मैं सिरे से खारिज करता हूं। और आप करके दिखाइए अगर आपके अंदर संभावना है। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, आपने देखा था इंदौर के अंदर इन्वेस्टर समिट करी थी हम लोगों ने, और हमने यही सबसे पहले जो 5 राज्य हैं उनसे हम लोगों ने टाई अप किया था कि हम अपना व्यापार आपको जो स्मॉल। अच्छा हाँ, दूसरा बीच में एक बात और बोलूंगा कि अभी ये बोल रहे थे कि इतने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बढ़े हैं, तो मालनपुर के बंद होने का कारण क्या है, पीथमपुर में बंद होने का कारण क्या है, बामोर बंद होने का कारण क्या है, मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं। आज 45,000 के करीब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो बंद की कगार पे हैं, जिनको कहीं ना कहीं केंद्र से जो पैसा आता था वो नहीं मिल रहा है, या उनके ऊपर इतना 50% का उनके ऊपर भ्रष्टाचार थोप दिया है कि वो कहीं ना कहीं बंद करके आज दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो इनसे ये भी पूछ लीजिए कि वो जो गए हैं तो उनका क्या हुआ। और जो आपने आज तक जो 1 लाख रुपया राइट ऑफ किया था जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उसका क्या हुआ। अभी जो जीडीपी गिना रहे थे, देखिए राखी जी 65% गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, और 33% के करीब मैं आपको बता दूं मध्यम वर्ग लोग हैं, और 2% के करीब जो अमीर लोग हैं वो है। जो फायदा है पूरा अमीर लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं सब्सिडी लेके अपना व्यापार बंद कर देते हैं। इसके लिए क्या प्रावधान किया है, क्या उन पे भी कोई दंड किया जाएगा। सिद्धार्थ जी चलिए, सारी बातों को मैं मानती हूं, मैं जवाब भी लूंगी, लेकिन जो मुख्य फोकस जो इस जापान दौरे का था, या वहां से जिन कंपनियों ने रुचि दिखाई है, या जिस तरीके से उम्मीद है कि वाकई में इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान और वहां से यदि वाकई निवेश की दृष्टि से सब कुछ साकार होता है, तो ये जो प्रयास है इसकी तो सराहना की जा सकती है। देखिए राखी जी, हमारे चंबल क्षेत्र में एक कहावत है कि नाऊ नाऊ कितने बाल। तो उसमें ये होता है कि अरे बैठोगे जब नाऊ काटेगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ संभावनाएं जो प्रकट कर रहे हैं इसको आप फलीभूत करके दिखाएं, इसको पटल पे उतार के दिखाएं, और इसको जनता के बीच में, और जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, उस दिन समझेंगे कि ये सराहनीय चीज की गई है। ठीक है सत्येंद्र जी, कई सारे सवाल हैं। विपक्ष को ऐसा लगता है कि चाहे आप जापान का दौरा करें या जितनी चीजों को ला रहे हैं, जो कंपनियां रुचि दिखा रही हैं, जिस रोजगार की बात हो रही है, उसे इंप्लीमेंट यदि हम कर देते हैं, या इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वाकई में कुछ ऐसा आ जाता है जो मध्य प्रदेश के लिए अच्छा है, मैं तो ये कहूंगी आना भी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम सब हैं। और जो उद्योगपति है वो देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उद्योगपति गए हैं बंद करके। ठीक है, मुझे लगता है तब उस चीज को विपक्ष जो है एक्सेप्ट कर पाएगा। हाँ, जवाब दीजिएगा। देखिए मैडम, मैं एक एक करके सभी जवाब दे देता हूँ सिद्धार्थ जी के। सिद्धार्थ जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, और हम तो काम कर रहे हैं। अब सबसे पहला आपने कहा कि जो विदेशों से क्यों जा रहे हैं अपने देश में, तो देखिए हम गए और हमने काम किया। मध्य प्रदेश में आज निर्यात, अगर मान लीजिए, चलिए निर्यात तो सीधा सीधा विदेशों को होता है, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब 2-2.5 हजार करोड़ का निर्यात भी नहीं होता था हमारे मध्य प्रदेश का। आज हम निर्यात के मामले में अगर लगभग 65,000 करोड़ रुपए का निर्यात कर रहे हैं हर साल, तो एक तो निर्यात बढ़ता है। हमने कहा हमारे जो प्रयास करने से 65,000 करोड़ का निर्यात हुआ, और हम यहाँ पर भी शांत नहीं बैठने चाहते। हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने मध्य प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वो 2 लाख करोड़ के आसपास का ले जाएं। तो ये हम काम कर रहे हैं समग्र। अगर कांग्रेस हमारे विदेश के ऊपर विदेशी दौरों पे ये सब काम प्रश्न उठाती है, तो ये हमारी निर्यात की विरोधी भी है। अब मेरे मित्र ने कहा कि टीकमगढ़ में रोजगार या पलायन नहीं होना चाहिए, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अभी सब विरोध कर रहे हैं उद्योगों का। सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, जीतू पटवारी जी से लेके सभी नेतागण, तो ये कांग्रेस निवेश विरोधी भी है। हमने इंडस्ट्रियल समिट की है इस बार 6 संभागीय स्तर पर जो इंडस्ट्रियल समिट की, रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव की है जो, तो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से ये हमने इसीलिए की है कि हम मध्य प्रदेश का होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, मध्य प्रदेश का समग्र विकास, समांगी विकास चाहते हैं, और सभी क्षेत्रों में विकास हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो महाकौशल हो, चाहे मालवा हो, चाहे बंगेलखंड हो, तो सभी क्षेत्रों में हम चाहते हैं। और उसी का परिणाम है कि हमारे लगभग 5 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश आए हुए हैं, और इतना ही 5 लाख के आसपास का रोजगार सृजित होगा। और जो बात कही रोजगार, अभी वर्तमान में अगर हमने पिछले 3-4 सालों में जो मेले लगाए हैं, जो उद्यम मुद्रा योजना के द्वारा जो ऋण दिया हुआ है, जो आजीविका मिशन के काम किए गए हैं, स्व सहायता समूह को हमने जो स्तंभन आलम्बन दिया, जो सहारा दिया है, वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख मध्य प्रदेश के पात्र नागरिकों को हमने 80,000 करोड़ रुपए की सहायता उद्यमशीलता के लिए दी है।
तो एक बहुत बड़ा, और हर वर्ष हर माह वेले लगा करके भी हम ये काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो 10 लाख सरकारी नौकरी मोदी जी ने दी है, और लगभग 2 लाख सरकारी नौकरी हमारी बीजेपी की सरकार ने दी है पिछले 4 सालों में, तो मैं उसमें नहीं आ रहा है। 50,000 शिक्षक, सरकारी शिक्षकों को नौकरी दी है। आने वाले साल में हम 2,70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी भी देने जा रहे हैं, तो इस पे मैं नहीं आ रहा हूँ। सीधा सीधा ये रोजगार की बात हो गई। अब जो स्वर्णिम के ऊपर मेरे मित्र कह रहे थे, स्वर्णिम प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, ये सारा, तो मैं उस पे आना चाहता हूँ। आशीष घोष एक बड़े अर्थशास्त्री हुए, जो राजीव गांधी जी ने ही इनको काफी आगे लेके आए थे, और उन्होंने कहा था, राजीव गांधी जी ने, कि आशीष घोष जी आप जरा मध्य प्रदेश की और देश की रिपोर्ट बनाइए। तो उन्होंने बीमारू शब्द लेके आए हुए, एक अर्थशास्त्री थे तो एक बीमारू शब्द लाए। तो उस बीमारू शब्द की जनक भी राजीव गांधी जी हैं। कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस की सरकार में क्या दिया गया था कि मध्य प्रदेश भी बीमारू रहेगा, कभी वो निकल के नहीं आ पाएगा, मतलब ये डाउन पोअर स्टेट रहेगा, ये कभी भी जीवन में ये राज्य कभी भी विकास नहीं कर सकता। हमने उस अवधारणा को तोड़ा है, और हमने वहां से तोड़ करके हमारे जो सरकार है, हमने विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी, विकसित राज्यों की श्रेणी मध्य प्रदेश ले आए हैं। आज मध्य प्रदेश की जीडीपी जो 70,000 करोड़ की थी, उसको हम लगभग 16 लाख करोड़ की जीडीपी ले आए हैं। जो औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी, जो मैंने बताया 0.6%, माइनस 0.6%, आज वो लगभग 24% की दर से कुलाचा भर रही है। औद्योगिक पथ पर सरपट दौड़ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। या जो जीडीपी है राज्य की, वो उस समय दिग्विजय सिंह जी के समय 4% की हुआ करती थी। लेकिन सतेन जी, इन सब देखिए, हम ये नहीं कहेंगे सतेन जी, ये तो नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। समय के साथ साथ चीजों में बदलाव देखने को मिला है। चाहे वो मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं या देश की बात कर लूं, किसी की भी सरकार रही है, वो हमेशा इस उम्मीद के साथ काम करती है कि अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना है, कैसे हमें ग्रोथ लानी है। कोई भी उसको डाउन करने के लिए काम नहीं करता। लेकिन हाँ, आपकी सोच कैसी है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सोच रहे हैं, आप उसको कैसे लेकर जाएंगे, उसको इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे, ये एक चुनौती जैसा होता। तो मैंने कहा ना कि जिस रास्ते पर हैं और जिस तरह से ला रहे हैं, जिस तरह से लाने का प्रयास है, वो काबिले तारीफ है। कांग्रेस भी इसको डिनाई नहीं करती, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कहती है कि इंप्लीमेंटेशन यदि हो गया, या कह लीजिए कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में, जैसे कि कहा जाता है मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं निवेश के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सेक्टर्स हैं, यदि वो फलीभूत हुआ और वो सक्सेस हो गया, तो एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि सफलता आपके लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, मध्य प्रदेश के लिए तो है ही। लेकिन उसको हमें सबसे पहले धरातल पर करना है। इंतजार भी उस समिट का हमें रहेगा। सिद्धार्थ जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, अभी इन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात करी। राजीव गांधी जी ने हमेशा, कोई भी प्रदेश रहा हो उसमें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, कभी भेदभाव नहीं किया। अभी ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे, उनके कार्यकाल की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं 93 से लेके 98 तक, 93 टू 98 हम लोग का जो टेन्योर था बहुत ही गोल्डन पीरियड में था, और उस समय विकास हुआ। करीब 11 करीब हम लोगों ने डैम बनाए थे, बड़े डैम बनाए, जिसमें आपने देखा हरदा का भी डैम है, संजय सागर डैम है, इंदिरा गांधी डैम है, जवाहर डैम है। और आज जो विद्युत बन रही है, आज जो बिजली की सप्लाई जो हम मध्य प्रदेश से, आपने देखा होगा कि हम अपना महाराष्ट्र को भी दे रहे हैं और दिल्ली को भी दे रहे हैं, ये 2 रुपए 3 रुपए की दर पे दे रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश का व्यक्ति उसको महंगे बिजली ले रहा है। तो ये भी माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन है। और 98 के बाद जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो मध्य प्रदेश की पूरी जो हम लोगों को पैकेज मिलता था, वो पैकेज रोक दिया गया। उसकी वजह से विकास रुका, विकास दर नीचे गई। आप भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इनको शायद याद करना चाहिए, जब बाबूलाल गौर साहब थे, तब आपने देखा होगा कि पर्यटन मंत्री हमारे माननीय कमलनाथ जी थे, और कमलनाथ जी ने उस समय पे 10 लाख रुपया दिया था मेट्रो प्रोजेक्ट का। सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा आप रिपोर्ट बना के दो, मैं 10 करोड़ रुपया देता हूं। 10 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद मेट्रो का सैंक्शन माननीय कमलनाथ जी ने किया, बीआईपी रोड का सैंक्शन उन्होंने किया, और मध्य प्रदेश के कई जगहों पे केंद्र से पैसा देके विकास के लिए उन्होंने खुद स्वयं फाइलें साइन करके, और इस बात को खुद बाबूलाल गौर साहब ने स्वीकार किया है। तो मैं सत्येंद्र जैन से बोलना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी आप हमारे साथी हैं, तो कम से कम पहले पूरा डाटा रखा करें और फिर किसी पे उंगली उठाया करें। चलिए, ले लीजिए।
क्योंकि समय हो कीजिए। गया है, मैं बस इतना क्या जानती हूं कि पक्ष विपक्ष अपनी बात आरोप प्रत्यारोप के जरिए कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वक्तव्य है, वो जिस यात्रा से आए हैं, उन्होंने संस्कृति की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से जापान को एक जिस तरह से वो उन 4 दिनों में चीजों को निकाल कर लाए हैं, उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश से यदि कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा एक हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हम उस उम्मीद को तो हम एक सराहना कर सकते हैं। ये ठीक है किसने क्या किया, इसमें आप लोग लड़ते झगड़ते रहिए, लेकिन फिलहाल हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ना है यदि ये सफल होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन एमपी बनेगा नंबर 1। ये प्रयास है, ये सपना है, ये संकल्प भी है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है उसके बाद निवेश को लेकर यहां से क्या फ्रूटफुल रिजल्ट निकलते हैं वो देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।